गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा। सिर्फ उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार भी रहे होंगे। और अगर आप सेहतमंदाना और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। खुद को मुनासिब वक्त दें। जितना वक्त आप खुद को देंगे उतनी ही अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजरेगी। और कल मैं एक नई तहकीक पढ़ रही थी कि जो लोग ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं उनमें दरमियानी उम्र में अमवात के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप दरमियानी उम्र में मौत से बचना चाहते हैं तो दिन में कुछ वक्त जिस्मानी सरगर्मियों के लिए निकालने की आदत भी अपना लें। तहकीक में बताया गया था कि बैठकर गुजारे जाने वाला हर घंटे के बदले में 3 मिनट तक वर्जिश करनी हमें चाहिए। सुस्त तर्ज जिंदगी में जॉगिंग या तेज चहलकदमी से तवाजुन लाना कबल अज वक्त मौत का खतरा जो है वो 30% तक कम किया जा सकता है। और माहिरीन का भी यही कहना है कि जो लोग दिन भर में 7 घंटे बैठकर गुजारते हैं अपना वक्त, उन्हें दिन भर में 21 मिनट सख्त वर्जिश जरूर करनी चाहिए या 84 मिनट तक हल्की फुल्की जो जिस्मानी सरगर्मियां होती हैं जैसे चहलकदमी होगी उसको मामूल बनाना चाहिए। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ तो बात हो रही थी जनाब मौसम के हवाले से। तो आपको पता है कि मौसम काफ़ी बदल चुका है और मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जब मौसम तब्दील होता है तो हमारे खाने पीने के अंदाज भी तब्दील हो जाते हैं। मौसम गर्मा की पहली जो तलब फरहत बख्श मशरूबात होते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत के एहसास को कम किया जा सके। इन मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी में भी इत्मीनानियत का एहसास दिलाता है। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें लस्सी है, इमली और आलू बुखारे का शरबत है, फालसे का शरबत समेत कई दीगर मशरूबात शामिल हैं जिनमें एक मशरूब सत्तू भी है जिसे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है और जिसको पीने से हमें ना सिर्फ ठंडक का एहसास होता है बल्कि इस मशरूब के दीगर भी बहुत से फ़वाइद मौजूद हैं। अगर इन मशरूबात को अच्छे अंदाज में तैयार किया जाए तो ये प्यास के खात्मे के साथ साथ सेहत, तंदुरुस्तगी और तवानाई बहाल करने में भी मुआवन साबित हो सकते हैं। इन मशरूबात को कैसे तैयार किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए कि प्यास का खात्मा भी हो जाए तो सेहत और तंदुरुस्तगी भी बहाल हो जाए, ये जान लेते हैं अपनी मेहमान माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ज़ोहा, हम देखते हैं कि गर्मी है और सख्त गर्मी में आपको पता है कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी हमें मैसर होते हैं जिसमें एक फालसा भी आता है। तो ये बताइए कि क्या ये सिर्फ खाने में ही मज़ेदार लगता है या हमारी सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है ये? जी बिल्कुल मुनीबा, फालसा जिस तरह खाने में मज़ेदार लगता है सेहत के लिए भी नहायत ही अच्छा है, बल्कि गर्मियों के मौसम में बहुत सुपर फूड कहलाता है। गर्मियों के मौसम में फालसे के अंदर मैं बताती चलूँ कि विटामिन सी मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ हद तक फास्फोरस, पोटेशियम और फाइबर भी मौजूद होता है और सोडियम भी मौजूद होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। एक और बात मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि ये मैदे के लिए, जिगर के लिए और हार्ट के अमराज के लिए नहायत ही मुफीद फ्रूट है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ लोगों को पेशाब जल के आने की तकलीफ होती है, यानी कि ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा। एक और बात फालसे के बारे में ये है कि ये स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। फालसे के जूस को अगर छान कर 2 से 3 चम्मच रख लिया जाए और इसके अंदर मुलेठी पाउडर डाल दिया जाए, ठीक है, और कुछ देर के लिए चीनी भी उसके अंदर डाल दी जाए ताकि उसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए, तो कुछ देर के लिए इसको रख दिया जाए, ठीक है, तो इसके बाद फेस मास्क के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे की झुर्रियां और जो मसाने बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, इससे निजात हासिल की जा सकती है इस पेस्ट के जरिए से। वाह, ये ज़ोहा आज आपने एक नया मास्क जो है मुतारिफ करवा दिया और हमें बता दिया है कि इसका भी मास्क बन के हमारी स्किन के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। तो ज़ोहा मुझे बताइएगा, फालसा हीट स्ट्रोक और लू से बचने के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसको खाया जाए या जिस तरह आपने बताया कि जूस भी इसका पिया जा सकता है, कौन सी फॉर्म में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखिए मुनीबा, आपने 2 सवाल पूछे। एक तो ये पूछा कि जूस का इस्तेमाल करें या फ्रूट का इस्तेमाल करें, और दूसरा आपने पूछा कि हीट स्ट्रोक से ये बचाता है। बिल्कुल, मैंने बताया कि ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है बॉडी के अंदर इंस्टेंट। और हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स फिजिकल एक्सर्शन करता है ज़्यादा देर धूप के अंदर बैठकर, तो उसको हीट स्ट्रोक या गर्माइश महसूस होने लग जाती है।
तो इसके लिए फालसे का यूज़ जो है वो बेहतरीन है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और गर्मी का तोड़ करेगा, बल्कि जो मैदे के अंदर गर्मी है उसको भी खत्म करेगा। दूसरा, मैंने पहले भी अपने शो में बताया था कि फ्रूट को अगर रॉ इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपैरेटिवली जूस से इसलिए ज्यादा बेहतर होता है कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। जब हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइबर कंटेंट कुछ हद तक लूज हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि रॉ फ्रूट ज्यादा बेहतर है। और एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ अपने सुनने वालों को, वो ये है कि फालसे का जो बीज होता है वो अक्सर लोग जाया करके फालसे को खाते हैं। जबकि फालसे के बीज के अंदर भी फाइबर मौजूद होता है और फालसे को इस तरह भी कंज्यूम किया जा सकता है, बीज समेत। हाँ। और वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप कह रही हैं कि ये एक बहुत ही सुपर फूड है, तो क्या हमें चाहिए नहीं कि फिर इसका जो दरख्त है ये हम घरों में ही लगाना शुरू कर दें और हमें घर में ही मैसर हो ये? मुनीबा, गर्मियों में बहुत जबरदस्त फल मौजूद है। अल्लाह गफूर रहीम ने जो भी फल किसी मौसम के अंदर पैदा किया है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस और अपनी मुनफरिद इफादियत है। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि फालसा सुपर फूड है, उसका हमारे घरों में दरख्त होना चाहिए। हाँ। मैं तो ये कहूंगी कि सेब का भी दरख्त होना चाहिए, केले का दरख्त भी होना चाहिए, अमरूद का दरख्त भी होनी चाहिए, वाटरमेलन और मेलन की हमारे घर में भी बेल होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इन फ्रूट्स के भी अपने अपने मुनफरिद फायदे हैं। बिल्कुल। बेशक अल्लाह बहुत गफूर रहीम है और उसने जबरदस्त किस्म के फल हमारे लिए पैदा की हैं ताकि हम उनसे सेहत को बेहतर कर सकें। जैसे आपने तरबूज और खरबूजे की भी और बाकी फलों की भी बात की है, तो तरबूज आपको पता है कि ये भी अगर गर्मियों में बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में हमें नज़र भी आता है और पसंदीदा एक केले के फल भी है जो हर किसी को पसंद होता है। तो तरबूज कहते हैं वज़न भी कम करता है और आपकी जो स्किन है उसको भी अच्छा रखता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। तरबूज मेरा अपना भी फेवरेट फल है और मैं गर्मियों में इसको बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि मुनीबा इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 90% इसके अंदर वाटर कंटेंट है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है और कुछ हद तक फाइबर भी प्रेजेंट है। अच्छा। आपने बात की वेट लॉस की, जी बिल्कुल वेट लॉस के अंदर हेल्प करता है। इसको नाश्ते से पहले जो है वो लिया जा सकता है और उसकी वजह वेट लॉस की इसकी ये है कि इसको खाने से फीलिंग ऑफ स्टाइटी आती है और फीलिंग ऑफ स्टाइटी का मतलब है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। यानी कि इसको खा के पेट भरा भरा रहता है, जिसकी वजह से खाने के दौरान हमारा पोर्शन साइज जो है वो कंट्रोल हो जाता है। हाँ। और दूसरा, आपने इसका स्किन के हवाले से पूछा कि क्या हमारी जिल्द इसकी वजह से शिफाफ रहती है कि नहीं। बिल्कुल, हमारी जिल्द भी इसकी वजह से शिफाफ रहती है। इसका जो छिलका होता है वो बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, उसको भी चेहरे के ऊपर अगर मल लिया जाए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी कंटेंट होता है। ठीक है। तो उससे चेहरे की झुर्रियां, छाइयां और मसाने दूर हो जाते हैं। अच्छा, जो छिलका हम फेंक देते हैं, अगर उसको क्यूब्स में काट के, जी बिल्कुल, और उसको अगर एलोवेरा की तरह जो क्यूब्स में काट के अगर मुंह पे लगा लें तो वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छी एक चीज़ है। ये भी एक आपने अच्छी टिप हमें दे दी है। और बहुत से लोग ज़ोहा ये कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि तरबूज को खाया किस तरह जाए, इसको वही फ्रूट की शक्ल में लिया जाए या इसका भी जूस पिया जाए, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं रेकमेंड यही करूंगी कि इसको भी जिस तरह रॉ फ्रूट मैंने फालसे के बारे में बताया उस तरह कंज्यूम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी यही बात है, यहाँ पे भी यही बात है कि फाइबर कंटेंट जब हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ हद तक लूज हो जाता है। लेकिन मुनीबा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, मैं समझती हूँ जरूरी इस बात को करना कि कुछ लोगों को स्टमक बर्निंग का मसला होता है, कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो तरबूज का जूस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ऐसे लोगों के लिए जाहिर सी बात है जूस ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन वैसे रॉ फ्रूट ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट जो है वो जाया नहीं हुआ होता। अच्छा, और कौन से लोग हैं जो तरबूज नहीं खा सकते? मतलब अगर वो कुछ बीमारियों का शिकार हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं खा सकते? जी मुनीबा, डायबिटीज के लोग जो हैं, इसके अंदर क्योंकि शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज के फ्रूट्स का वैसे आमतौर पे ग्लिसीमिक इंडेक्स कम होता है। अच्छा। लेकिन डायबिटीज के लोग अगर इसको ध्यान से खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको इससे शुगर लेवल जो है वो एलिवेट हो सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज वाले लोग जो हैं वो इज्तनाब ही करें या थोड़ा सा पोर्शन खा लें अगर खाना भी है। लेकिन हम लोग अमूमन देखते हैं कि तरबूज अगर खाना होता है तो उसके ऊपर नमक या मिर्चें या चीनी डालकर भी खाते हैं, तो क्या इस तरह के जब लवाजमात फलों के ऊपर डाले जाते हैं तो उनकी इफादियत नहीं कम हो जाती?
देखिए मुनीबा, हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है उसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने का रुझान बहुत कम है। हाँ जी। तो अगर कोई शख्स इसके ऊपर नमक या मिर्च डालकर इसकी वजह से फ्रूट ज़्यादा खाने लग जाता है तो मैं इस मेथड को रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट उसके अंदर फ्रूट जा तो रहा है। अच्छा। एटलीस्ट वो फ्रूट खा तो रहा है। ठीक है। लेकिन फ्रूट को एज रॉ जिस तरह अल्लाह ताला ने इसको बनाया है उस तरह खाना बेहतरीन रहेगा। आमतौर पे इसके ऊपर नमक डालने से ऐसा होता है कि इसका जो शुगरी सिरप है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और खट्टा मीठा टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए इसके ऊपर नमक और मिर्च डाल के खा लेते हैं। तो इसको दिन में कितनी टाइम खा लेना चाहिए? जिस तरह आपने बताया कि नाश्ते से पहले खा लेना चाहिए, क्या बाकी भी टाइम खा लेना चाहिए खाने से पहले? इसको नाश्ते से पहले दिन में एक सर्विंग ली जा सकती है। अगर आप इसको कभी दिन में एक और दफ़ा भी इसकी सर्विंग लेना चाहते हैं तो ली जा सकती है, इसमें कोई मजायका नहीं, क्योंकि फ्रूट की सर्विंग हम 3 to 4 टाइम्स दिन में ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन तरबूज खाते हुए ये ध्यान रखना होगा कि इसको खाने के 1 घंटे आधे घंटे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि तरबूज अगर आप खाते हैं तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल ना ही किया जाए। मुझे बताइए तरबूज हमारे मैदे के लिए कैसा है? मुनीबा, कोई भी चीज़ जिसके अंदर पानी होगा और फाइबर कंटेंट होगा वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी और फाइबर कंटेंट की वजह से गट मोटिलिटी बेहतर होती है, डाइजेशन बेहतर होती है और तरबूज खाने से कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है और फाइबर बल्क और रफेज ऐड करेगा हमारी डाइट में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगी। ठीक है। और आजकल एक और भी गर्मी की सौगात कहा जाता है, सत्तू भी मार्केट में मौजूद है, इसको किस फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए और ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है? सत्तू बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। अच्छा। और इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये गर्मी का तोड़ और प्यास का दुश्मन है। अच्छा। बेहतरीन ड्रिंक है। हाँ। इसको आमतौर पे इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है और ये ऐसे मिलता है कि बाजार में आप जौ बाजार से खरीद लें, उसको घर में भून लें, पहले साफ कर लें, घर में भून लें और उसके बाद ग्राइंड करें। जो ग्राइंड करने के बाद आटा हमें मिलेगा, दरअसल यही जो है वो सत्तू है और बाजार में वैसे भी सत्तू मिलता है। ठीक है। इसको पानी के 1 गिलास में इस्तेमाल किया जा सकता है, शक्कर ऐड की जा सकती है, नींबू का रस इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा गर्मी का तोड़ बेशक बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन भी मौजूद है। और जोहा, आजकल आपको लगता है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, लोग बहुत शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये गर्मियों में हमें ठंडा ठार रखता है और मैदे के अंदर से गर्मी को खत्म करता है। और लस्सी का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी गर्मी का तोड़ कहा जाता है। तो लस्सी की कई इकसाम है, गर्मी से बचने के लिए किस तरह की लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए? दही वाली लस्सी भी इस्तेमाल की जा सकती है और कच्ची लस्सी भी इस्तेमाल की जा सकती है जो दूध और पानी से बनती है। दही वाली लस्सी का खास फायदा ये है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक्स हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा करते हैं। अच्छा। अक्सर लोग ये कहते हैं खाना तो खाते हैं लेकिन खाना लगता नहीं है। हाँ। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा। तो ये हमारी डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है। कच्ची लस्सी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दही वाली लस्सी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में मैदे की गर्मी को ये खत्म करती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर फास्ट जंक फूड खाते हैं उनके जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा हो जाती है, तो इस गर्माइश को कच्ची लस्सी खत्म करती है। तो हम देखते हैं कि जोहा, अगर बाहर मार्केट की बात की जाए तो आलू बुखारे और इमली का शरबत भी बहुत ज़्यादा बिखरा होता है और लोग पी भी रहे होते हैं, तो ये कितना मुफीद है? आलू बुखारा तो हमने देखा है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इमली उसके अंदर डाल दी जाती है तो इमली जो है बहुत बेहतरीन है। अच्छा। वो लोग जिनको स्टमक की तेजाबियत, मैदे की तेजाबियत का मसला होता है या बर्निंग सेंसेशन होती है मैदे के अंदर, वो आलू बुखारे के अंदर इमली का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 दिन के अंदर इस 1 गिलास के जूस से मैदे की तेजाबियत बिल्कुल खत्म हो सकती है। और घर पर बना सकते हैं हम आलू बुखारा? बिल्कुल, ये आसान है, घर पे बनाया जा सकता है और ये अच्छा भी है हमारे लिए। और हम खाली भी क्या आलू बुखारे का शरबत पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी कितनी सर्विंग हो सकती है अगर सारे शरबतों की बात की जाए? सर्विंग 3 to 4 सर्विंग्स है। दिन में 2 से 3 दफा ये लिया जा सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमने जोहा ये देखा है कि ये तो मार्केट में तो आम मिलते ही हैं, हर रेडी पे ये लगा होता है शरबत, लेकिन तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
इस पे क्या कहना है? देखिए, मुख्तलिफ राय हैं मुख्तलिफ लोगों की। अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अच्छा। लेकिन फ्रूट्स के इस्तेमाल को मैं रेकमेंड करूंगी, और कि वो लोग जो कि फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते उनको कहूंगी कि 3 to 4 सर्विंग्स दिन भर में फ्रूट की सर्विंग लाजमी रहे। इससे आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और जोहा, फ्रूट्स तो अच्छे अच्छे आए गए हैं, लेकिन फ्रूट्स का बादशाह जिसको कहा जाता है, आम भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन उस तरह का आम हमें नहीं मिल रहा अभी। तो आप क्या कहती हैं कि जो मजे का आम है, जो अच्छा आम है, वो कौन से सीजन में हमें मिलता है, या कौन से महीने में? जून, जुलाई या अगस्त में? बेहतरीन आम जून जुलाई के अंदर मौजूद होता है और उसको कंज्यूम किया जा सकता है। अभी आम जिस तरह का आ रहा है वो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि कुछ देर मौसम का इंतजार कर लिया जाए और फिर आम को कंज्यूम किया जाए, और उसका मिल्क शेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पे वो लोग जो कि जिनका वजन कम है वो आम का मिल्क शेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम की अफादियत के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आगे आ रहा है तो वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी ने आम खाना ही खाना है। आम जो है बेहतरीन फल है। इसके जो है बहुत, जिस तरह बाकी फ्रूट्स के फ़वाइद हैं, बेशक आम के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इम्यूनिटी को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर के लिए सही है, हार्ट डिजीज़ के लिए सही है, और स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जोहा अकरम हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जोहा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और आप लोगों से भी बहुत सारी हमने बात कर ली, और जोहा ने आप लोगों को टिप्स भी दे दिए हैं कि आप किस तरह के मशरूबात जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी सेहत के लिए कौन कौन से ज़्यादा मुफीद हैं। मुझे और भी आपसे डिस्कशन करनी है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास, लेकिन यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब बात कर लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। आपको पता है कि पाकिस्तान के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक के 10 सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी औसत से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। माहौलियाती आलूदगी की कई वजूहात पहले से ही मौजूद थी कि अब उनमें एक और चीज शामिल हो गई है, और वो है डिस्पोजेबल मास्क। कोरोना की वबा से बचने के लिए मास्क लगाने इंतहाई जरूरी है। ऐसे मास्क होने चाहिए जिनको धोकर कई के रोज इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन हम ज्यादातर डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल ही कर रहे हैं और एक रोज के इस्तेमाल के बाद उसको जाया कर देते हैं, लेकिन जाया करते वक्त उसे उतार कर सड़क पर डोरी समेत ही फेंक देते हैं। मास्क से जिस तरह आलूदगी फैलना शुरू हो गई है, ये हमारे लिए नया मसला बनती जा रही है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं महक मसूद। महक, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महक, आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हम जाएं तो हमें मास्क, डिस्पोजेबल मास्क जो हैं वो बिखरे हुए नज़र आते हैं, वो चाहे कोई सड़क किनारे हो या कोई कूड़ा करकट का जो है ना वो लगा हो। ये आलूदा क्यों है, और ये आलूदगी में कितना ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है आलूदगी को? आप जैसे कि हमारा अभी लास्ट ईयर से जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, कोविड की वबा फैली है और मास्क पहनने जब लाजमी करार दिए गए, तो इसमें ये एक कॉन्सिक्वेंस है जो हमें फेस करना पड़ रहा है, और ये इट्स अ वेरी हैज़र्डस टू एनवायरनमेंट, क्योंकि आप मास्क जो है वो डिस्पोज ऑफ कर नॉट ओनली कि ये सॉलिड वेस्ट को या ये जो हमारे कूड़े करकट की जो रोज़ाना की मद है उसमें इजाफा कर रहा है, बल्कि ये बहुत सारी डिजीजेस भी इससे फैल रही हैं। अच्छा, क्योंकि आप मास्क पहनते हैं सारा दिन, वो अगर उसमें कोरोना का भी जरासीम है या आपको वैसी नज़ला ज़ुकाम का जरासीम, आप उसको कहीं पे भी फेंक देते हैं जस्ट लाइक दैट, तो उसके बाद हवा में एयरबॉर्न जर्म्स जो हैं वो हवा में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया जहाँ में प्रॉब्लम रहा है ग्लोबली भी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे लोगों ने इसको टैकल किया है, और वहाँ पे सिविक सेंस से यानी कि लोग लाइक अब पहले 3 बिन सिस्टम होता था कि आपने ग्लास डालना है, कैन डालना है, नाउ प्लास्टिक डालना है, ना उन्होंने एक अलग से बिन सिस्टम लगा दिया कि आपको
कोविड के मास्क जो हैं या मास्क है आप इसमें डिस्पोज करें। हाँ। और काफ़ी हद तक लोग करते भी रहे हैं, चाइना में, यूके में, क्योंकि ये अब एक कंसर्न रहा है। सो ये पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, तो बट ये भी एक चीज़ थी कि ये अब होगी ड्यूरिंग द कोविड और आफ्टर कोविड भी रहेगी। अच्छा, मतलब पहले हमें इसका इल्म नहीं था कि ये भी एक चीज़ ऐड ऑन हो सकती है कि आपके हमारे हमें एक और वेस्ट स्ट्रीम है जिसको हमने डील करना है अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो हमारा रेगुलर होता है। आई मीन अनफॉर्चुनेटली लाहौर वैसे हम सॉलिड वेस्ट को लेके इसमें काफ़ी हमें पिछले कई महीनों से के 2 साल हो रहे कि ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दिस इज़ वन ऑफ द एडिशनल बर्डन हम जो कि अब मास्क हैं, और कंसिडरिंग हम खुद जो है मास्क होता है अब हम यूज किया और हम लोग उसको फेंक देते हैं, हमें नहीं पता कि उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप कि मास्क को किस तरह डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्लास्टिक की किस्म ही है कि जो जल्दी ख़त्म नहीं होता, जो जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तो क्या तरीका कार होना चाहिए इसका? देखिए इसको ना काफ़ी इस इशू को काफ़ी कंसिडरेबली इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी डील करना चाहिए। अच्छा, देखिए मास्क फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऑफिस में बताऊं, हमारे ऑफिस में एक सेपरेट जो बिल्डिंग है उन्होंने उस पर सेपरेट बिन्स रखे हैं कि आप अपने मास्क इसमें डिस्पोज ऑफ करें, और बेशक आप दिन जब सुबह जाते हुए यूज़ करें, वापस जाते हुए इस बिन में डाल दें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल है। आप उसमें डालें दें, वो उसको फिर सेपरेटली रिसाइकल करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं RDF यानी कि ब्रिक्स में, और इस तरह का उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स और भी रिसाइकलर्स पाकिस्तान में और लाहौर में ले रहे हैं। लाहौर में इन पर्टिकुलरली हमारी इंटीग्रेटेड वेस्ट फैसिलिटी भी डेवलप हो रही है। तो इसका एक तरीका ये है कि हम उसको सेग्रीगेटेड यानी अलग तरीके से, इवन अपने घर पे भी हम एक अलग बिन रखें कि हमने इसको उसमें डालना है। और इसको आप जैसे आपने बताया डोरिया, आप उसको अभी थोड़ा सा आप कर सकते हैं दिन में, अगर आप डोरिया काट के सेपरेटली रख लें और वो आप अलग से फेंकें। हाँ। और जो मास्क का मेन पोर्शन, जो मेन बॉडी है, उसको आप अलग डिस्पोज ऑफ करें, एक अलग थैले में दें। हाँ। इसके लिए कलेक्शन सिस्टम भी एक सेपरेट होना चाहिए, कोई एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे लोग जाके अपने वेस्ट मास्क जो हैं प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। जैसे कोविड के PPEs और वगैरह इस सबको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते, इसको भी एज अ रेगुलर स्ट्रीम में यूज करना चाहिए। लेकिन महक हमने देखा है कि जैसे कूड़े को दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, तो क्या इसका भी ये हल है कि इसको दफना दिया जाए या जला दिया जाए, या उससे ज्यादा आलूदगी का मसला बढ़ेगा? देखिए जलाना इज नॉट एन इशू। अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो इसका ट्रिपल, आई थिंक इट्स लाइक 100 टाइम्स इम्पैक्ट है। इससे गैसेस निकलती है, फिरॉन एंड डाइऑक्सिन्स, जो कि कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, अब इसमें प्लास्टिक तो आपके है ना, तो प्लास्टिक जर्नली नहीं आप जला सकते। हाँ, आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी एक स्टडी लॉन्च हुई है मार्च में 2021 में यूके में। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी 50,000 मिलियन टन वेस्ट सिर्फ प्लास्टिक मास्क का उन्होंने कैलकुलेट किया। अच्छा, ईयरली। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने उसको सेपरेट स्ट्रीम में कलेक्ट किया है अलग से, और उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रिक्स में, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अच्छा, सो आप देखें, हमें कुछ इस तरीके की इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। देखें, हमें हर दफ़ा बोला जाता है, गवर्नमेंट के भी और ऑफिशियल्स आते हैं कि मास्क पहने, बल्कि ये साथ में ये मैसेज भी होना चाहिए कि मास्क को प्रॉपर्ली डिस्पोज करें या अलग से डिस्पोज करें, और इसकी कलेक्शन अलग से हो, क्योंकि नॉट ओनली कोरोना इससे फैल सकता है और भी बहुत सारी डिजीजेस फैल सकते हैं। तो क्या हमें क्या इसका डिस्पोजेबल मास्क को तर्क करके जो दूसरे मास्क है, कपड़ों के मास्क है, वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ताकि हम उसको धोकर रीयूज कर सके और हमारा जो माहौल है वो भी आलूदा ना हो सके? डेफिनेटली आप कपड़े के मास्क वुड बी अ गुड आइडिया। हाँ, लेकिन कुछ मेडिकल सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि वो कहते हैं कि जो KN5 मास्क है उसकी भी एक ड्यूरेशन है कि आप उसको वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, बट दैट समथिंग लाइक डॉक्टर्स, वो सर्जिकल मास्क होते हैं। डेफिनेटली कपड़े का मास्क वुड बी वेरी हेल्पफुल। पहले आपको शायद याद हो, पुराने जमाने में पीपल यूज्ड टू कवर देयर हेड, यानी कि वो रुमाल से, और वो मास्क भी वही चीज़ है। तो हम कपड़ा डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आप उसको आजकल तो वैसे डिजाइनर्स ने मास्क निकाले हुए, लाइक माई सेल्फ, आवर ऑफिस इनिशिएटिव के उन्होंने मास्क डिजाइन करवाए डिजाइनर से। तो और वो इस तरह है कि आप जैसे आपको डोरी के साथ लगा हुआ है ना, जैसे आप ग्लासेस पहनते हैं तो आप ऊपर कर ले, नीचे कर ले, अकॉर्डिंग टू योर ईज। तो आप कपड़े के मास्क डेफिनेटली इट्स अ गुड वे टू यूज इट।
इसकी प्रोटेक्शन ये जो हमारा दूसरा वाला जो रेगुलर हम मास्क यूज करते हैं उससे बेहतर भी है, और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है, और यूज पॉकेट फ्रेंडली भी है। हाँ। आप इसे रीयूज करते रहेंगे। Exactly. और सेफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि आप मास्क अपना उतारेंगे, आप उसे धोएंगे और जो यू दोबारा से लगाएंगे, तो इट्स मोर लाइक योर क्लोथ, डेली नेसेसरी। अब तो मास्क हमारा एक डेली नेसेसरी बन गया है। एग्जैक्टली। तो वो आप जितना क्लीन हो सके, जितना अच्छा हो सके, वो बेहतर है। सो I've definitely vouched for कि people should use cloth mask instead of using these like disposable masks। लेकिन वो फिर again that's a little hassle, आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन में से निकल के ये करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। और लेकिन अगर आप डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझें और उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, ताकि हमारा माहौल जो है वो आलूदा ना हो ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आलूदा है। तो हम लोग, जैसे आप भी बताई थी कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं मास्क फेंक देते हैं, डोरियों समेत फेंक देते हैं, और बाहर के जो लोग हैं उनमें जिम्मेदारी अब आ चुकी है कि हमने इसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। तो क्या यहाँ पर हमारे में सिविक सेंस नहीं है? नहीं, उसका मुजाहिरा हम नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, नहीं है। हाँ। मैं क्योंकि पर्सनली मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैंने काम करती रही हूँ, मैंने पढ़ा है, एंड देन आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। आप आई मीन फॉर योर सेल्फ, अगर आप कॉन्शियसली देखें कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, उठा के ऐसी चीजें सड़क पे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है, आई मीन इवन गवर्नमेंट लिटरिंग पे फाइन लगाया, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी फॉर हेयर टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स, बट ये हमारी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। बाहर ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, आप लिटरिंग नहीं कर सकते, $600 स्ट्रेट अवे फाइन होता है। आप या यूरोज हैं या पाउंड, अगर आप लिटर करते हो आप पकड़े गए हो, इट्स मोर लाइक इट्स अ हैवी ड्यूटी फाइन। तो सिविक सेंस, आई एम सॉरी, लाइक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको डेवलप करने की। हम लोग पार्क्स में जाते हैं, इतना खूबसूरत पार्क है, सब कुछ उसको गंदा करके आ जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। इस दफ़ा तो ईद पे हमारे पार्क्स बंद थे, वरना आप ईद के बाद अगर पार्क्स का हाल देखें, या मस्जिद जैसे हमारे पास शाही किला है, या उसका हाल देखें तो कितना ख़राब होता है। तो ये मास्क भी बिग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमें इंडिविजुअली सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इस तरह की हरकतें ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी तरफ हम देख भी रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स के, जहाँ पर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद भी की गई है, लेकिन अभी भी वो यूज़ हो रहे हैं। हम किसी भी मार्केट में चले जाएं तो प्लास्टिक बैग्स जो वो मिल रहे हैं। तो ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये हमारी सेहत के लिए और जो हमारा माहौल है उसके लिए कितने नुकसानदेह हैं? प्लास्टिक बैग इज लाइक अ कैंसर। जैसे मैंने आपको अभी पहले मेंशन किया कि अगर आप प्लास्टिक को सिंपल जलाएं, और अगर वो काला धुआं, आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा कि बहुत काला धुआं अगर कूड़ा जल रहा हो। एग्जैक्टली। तो वो गैसेस जो निकलती हैं, वो अगर आप इनहेल करें ना फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 month और 2 months, आप यू विल डेवलप कैंसर। दैट्स व्हाई लाहौर का कैंसर रेट, पंजाब का कैंसर रेट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। बिकॉज ऑफ इनहेलेशन। और हमारी एयर क्वालिटी कितनी हैजिडस है, हम लोगों की एयर क्वालिटी तो अच्छी आई नहीं है लाहौर में। सिर्फ कोविड के टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी कुछ बेहतर आ रही थी, कि जिसमें लॉकडाउन था और ये गाड़ियां नहीं चल रही थी और ये जलाना नहीं था। हाँ, तो exactly. प्लास्टिक बैग्स इज लाइक हैजिडस। एंड देन अगेन कुछ प्लास्टिक बैग की इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, एक नहीं होता कैंसर की तरह बढ़ गया है। अच्छा। इवन हम पर्सनली भी, हम लोग खुद अपनी लाइफ में भी वी यूज प्लास्टिक बैग्स अ लॉट। अगर जैसे हम मास्क हम क्लोथ्स वाला यूज कर सकते हैं, तो हमें क्लोथ बैग्स भी यूज करने चाहिए। दिस इज द वे वी कैन रिड्यूस द अमाउंट। एंड देन ऑल्सो देयर और थोड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट साइड से भी होनी चाहिए, कि थोड़ा जो बैन है उसको वो मेक श्योर करें कि लोग प्लास्टिक बैग्स ना यूज हो। नॉट ओनली दैट, प्लास्टिक बैग्स अगर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना हो, आप देखते हैं कि ये गटर्स में, और जब हमारा उसमें चोक करते हैं, जब हमारी बारिशें होती हैं, देन वी सी हमारा सारा फ्लडेड होता है लाहौर। इट्स बिकॉज कि ये प्लास्टिक बैग्स की वजह से कूड़ा जो है ना आपके मेन लाइन्स में फंस जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो हम शायद खुद भी यूज ना करें। तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर हमारी तरजीह नहीं है कि हम अपने जो माहौल को वो आलूदा होने से बचाएं? क्योंकि हम यहाँ पर समझते नहीं है कि आलूदगी एक मसला है। बिल्कुल, हमारी तरजीहात में बिल्कुल शामिल है कि हम माहौल के बारे में भी सोचें। एग्जैक्टली। हम लोग और फिर हम हुकूमत से शिकायत करते हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे माहौल को ठीक करने के लिए। देखें, बोथ पार्टीज हैज टू प्ले द पार्ट। ठीक है, हम लोगों की तरजीह भी नहीं है कि हम हुकूमत से डिमांड करें कि जी हमें क्लीन एयर चाहिए, हम ज़्यादा स्ट्राइक्स करें इसके ऊपर। और लोगों की तरजीहात में भी नहीं है कि माहौल, अभी
स्मॉग का, एयर पोल्यूशन का इशू, जब हमें खुद सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है तो हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम, जब कूड़ा सड़क पे नजर आया है तब हमें लगा कि ये प्रॉब्लम है, जब मास्क हमें सड़क पे नजर आ रहे हैं तो हमें लग रहा है ये समथिंग वी नीड टू डू। हमें प्रोएक्टिवली सोचना चाहिए जैसे बाकी दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि वो उधर भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। ये कोई एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं है, इट्स टेक अ टाइम कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और वो उसको अब इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमें भी, मैं हमेशा हर जगह एक फोरम पे बोलती हूँ, हमें वी शुड गो बैक टू द बेसिक्स। जैसे हम पहले रहते थे 60-70s में या 80s में, हम लोगों को वो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अपनी लाइफ में दोबारा लानी चाहिए और सिंपल लाइफस्टाइल्स के ऊपर भी जाना चाहिए और कंज्यूमरिज्म को रोकना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं कि हम डेली लाइफ में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि ये जो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप बस गाड़ी लेके निकल रहे हैं या एक दही लेने, हम वॉक भी कर सकते हैं। तो हाउ मच इट्स मोर अबाउट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख भी रहे हैं महक के पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की अगर बात की जाए तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और ख़राब होती जा रही हैं, ये कह सकते हैं। और इस वक्त जो शदीद मुतासर ममालिक की टॉप 10 जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम आता है। तो आपको क्या लगता है इसकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है इसकी कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं? इसकी क्लाइमेट चेंज, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। कुछ हमारी प्लानिंग है जो कि पिछले 30-40 साल से हमने फैक्टर इन नहीं किया कि हमारे कितने रिसोर्सेज हैं, हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रो होगी, तो वो सारी चीज़ें, वो फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर, अब कुछ इसमें हमें ग्लोबली भी इम्पैक्ट हुए हैं। हमारी एमिशंस जो हम लोग की इंडस्ट्री से या अगर आपको मैं ट्रांसपोर्ट या इससे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ग्लोबली वो शायद 0.001% है, बट हम लोग बीइंग इम्पैक्टेड क्योंकि एक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई अमेरिका में और उस साइड ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रिवेल होते होते इस कंट्रीज में भी, यानी कि जो हमारा खित्ता है साउथ एशिया रीजन विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हम लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं। अच्छा, दूसरा फॉरेस्ट कटिंग, हमने बिल्डिंग्स बना ली हैं अर्बन। आई मीन लाहौर आप देख लें कितना पहले बेहतर होता था। Exactly. जिस सड़क पे आप लोग का ऑफिस है, ये काफ़ी इस पे दरख्त होते थे और ये कितना ठंडी इसको सड़क भी बोला जाता, तो हमने दरख्त काटे, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं बहुत मटीरियलिस्टिक रखी है। तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपको, और इसीलिए बोला 1972 में जब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन एनवायरनमेंट को लिया गया था, तो इसमें यही कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, एंड वी आर सफरिंग फॉर इट, एंड देन वी हैव टू सी कि हमारी आगे वाली जो नस्लें वो भी इसके इम्पैक्ट से बचेंगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और मौसमियाती तब्दीलियों की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में आपको पता है हीट वेव बढ़ती जा रही है, और अगर कराची की सूरत हाल ही हम सबके सामने है और पंजाब में भी शिद्दत जो है वो गर्मी की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा बारिशों का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या लगता है इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला हम कैसे करें, किस तरह कर सकते हैं? देखिए, आपने मेंशन किया हीट वेव, Karachi is now at more like a concrete jungle. Exactly. कोई trees नहीं. Same with like happened in Lahore as well. दरख्त नहीं रहे और जो थे वो भी. Number one, we all need to plant a tree. Like हमें दरख्त जो है ना जितने हम लगा सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है हमें करना चाहिए. अच्छा. Like रूफ को, अगर हमारे पास घर नहीं, रूफ टॉप गार्डन, I mean this should be our priority and we should demand कि ये हो, इसमें मजीद इस पे काम हो. I mean yesterday I was reading के Queen जो हैं Elizabeth, she asked everyone in the UK to plant a tree. That's something. It's like she said कि आप प्लीज रिक्वेस्ट की कि आप एक दरख्त हो, तो why not we can do it. हम लोग इतने ज्यादा कि अगर एक बंदा एक दरख्त भी लगा ले जो जिस कैपेसिटी में. लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की मुहिम चल रही है, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चल रही है, क्लीन एंड ग्रीन है. एग्जैक्टली, के पौधे लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं. और लाइफस्टाइल चेंजेस, आई मीन हम मास ट्रांजिट सिस्टम्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है हम मिनिमाइज करें. जो टॉप 10 सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनकी वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया ऑफ जजिंग है कि ट्रांसपोर्टेशन और मास ट्रांजिट सिस्टम कितना, क्योंकि डेफिनेटली जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो पोल्यूशन नहीं होगा, और लोग जब ट्रैवल करेंगे यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स. और अगर हम कंपेयर करें क्लाइमेट, अगर हमारा और बाहर से या जो भी है, हमें थोड़ी सी अपनी अंदर सिविक सेंस भी, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं. एंड ऑल्सो देन वी नीड सम मोर पॉलिसीज, मोर टेंजिबल टारगेट्स. हमें टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए, हमें सोलर के ऊपर जाना चाहिए. अच्छा. रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहिए. हम कर सकते हैं, हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है. लाइक
आई विल से कि हम टॉप 10 कंट्रीज में आ सकते हैं अगर हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं या हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर जाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नहीं रोक सकते, बट उसको कैसे एक नेट ज़ीरो आजकल बहुत ज़्यादा एक पॉइंट वर्ड हो रहा है। हाँ. हम उसको किस लिहाज पे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे मजीद ना हो, ताकि हम लोग ये जो एंड सेकेंडली ऑल्सो कम्युनिकेट दैट टू द अदर कंट्रीज एंड अदर वर्ल्ड एज वेल कि आप अपने इम्पैक्ट्स भी जो है आप अपनी इमिशंस भी कंप्लीट कवर करें, ताकि क्योंकि ये एक ग्लोबल फिनोमेना भी है जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू, बट हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है महक, ये तो हमारी हवा भी ख़राब होती जा रही है, कह सकते हैं हमारा माहौल ख़राब होता जाता है, हमारा जो पानी है वो भी आलूदा होता जा रहा है और उसकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती जा रही हैं। मैं आपके लिए कहूँगी आलूदा होता जा रहा है, इट्स क्वाइट मतलब हो चुका है, हो चुका है, और दिस फिनोमेना इज नॉट फॉर दिस नाउ, इट्स बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 20 to 25 years के हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जाता जा रहा है और पोल्यूशन लेवल भी। आई मीन रिवर रावी का अगर आप उसकी टेस्टिंग कराएं तो आपको पता चलेगा कि वो उसका बीओडी जो सारे वेस्ट वाटर पैरामीटर्स है ना वो एक्सीड कर रहे होते हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से। अच्छा, सो यस आवर वाटर इज पोल्यूटेड एंड देन दिस इज ऑल। देखिए नेचर जो है ना वो बहुत अल्लाह मियां ने अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत खूबसूरत तरीके से नेचर को इकोसिस्टम को बनाया है। हमने एज अ ह्यूमन बीइंग्स में खाली पाकिस्तान को नहीं, हम अपने आप को ब्लेम नहीं करें, बट ओवरऑल हमने इसको डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं। सो जब हमने वाटरवेज चेंज की हैं या हमने उसको पानी को एक्सेसिवली यूज़ किया है, इवन कुरान ऑल्सो से लैग आपको इक़्तिदार से चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, पानी और ये सारा। तो वो जब हमने इसको पोल्यूट किया है, हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो हम एफ्लुएंट निकालते हैं, केमिकल्स निकालते हैं, हमने उसको बगैर किसी चेक के हमने रिवर्स में उसको वो एफ्लुएंट हो जाता है। एफ्लुएंट मींस के जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, हम किस तरह महक अगर जो थोड़ा बहुत हमारा पानी बच के आए उसको आलूदा होने से किस तरह बचा सकते हैं? क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इकदाम उठाने चाहिए? बड़ा स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि रिवर वाटरवेज में या जो भी पानी इंडस्ट्री से निकल रहा है या म्यूनिसिपल सीवरेज का पानी है वो उसमें ना ऐड ऑन किया, सीवरेज का वाटर ना आए और ट्रीटेड वाटर आप ट्रीटमेंट हो और फिर वो जाके आप डिस्चार्ज करें, यानी कि वो एक न्यूट्रल लेवल पे आए, ताकि एटलीस्ट क्योंकि पानी जो है वो आप जब बारिश होती है इट विल फ्लो एंड इट विल गो टू दी, वो एक जगह नहीं ठहरता, वो फ्लो करता है। सॉइल वाटर है तो वो एक दरिया का पानी है, वो आप फॉरेस्ट से जाता है। आई मीन अगर मैं इजी वे में बताऊं कि पानी एक जगह नहीं रहता, वो बहता है। एग्जैक्टली, सो वी यूज इट। इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ लाहौर में बैठी हूँ, मेरे वेस्ट वाटर जो है वो आगे किसी गांव में नहीं जाएगा। इट्स हैपेंस। सो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बायो रेमिडिएशन है, और इंडस्ट्रीज को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को थोड़ी इन्फोर्समेंट स्ट्रिजेंट करनी चाहिए कि पानी जो है एक ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही है, और गवर्नमेंट को क्या और हमें भी हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए और उठानी भी चाहिए। महक मसूद हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात है। महक बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और हमें भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और अगर जिस तरह मास्क एंड एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि मास्क की वजह से भी हमारा माहौल जो है वो आलूदा होता जा रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करिए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए एक वो ही मौसर तरीका है, लेकिन उसकी वजह से हमारा माहौल भी जो है वो मुतासिर होता जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से, जिसके बासियों को दरपेश मसाइल में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। लाहौरियों को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला बेहंगम ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्किंग का है। पार्किंग एक तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाती है तो ओवर चार्जिंग की जाती है। शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और नाजायज तजावुजात की भरमार हो चुकी है, जिसकी वजह से अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। एक जानिब शहर में 1000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का इंकशाफ सामने आया है, तो दूसरी जानिब रजिस्टर्ड 219 पार्किंग स्टैंड्स 4 करोड़ रुपए का माहाना हदफ पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है।
खजाने में सिर्फ 80 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकें। लाहौर पार्किंग कंपनी को आउटसोर्स करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है और डीसी लाहौर की जानिब से इन गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे और इसके साथ साथ एक और अहम मसला जिसने लाहौरियों का जीना मुहाल कर रखा है वो है महंगाई और गिरा फरोशी का। इंतजामिया महंगाई के आगे बेबस क्यों दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीसी लाहौर हैं मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान मलिक आपको भी खुश आमदीद। सर हमने देखा कि पार्किंग के मसले को या पार्किंग को मैनेज करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई, लेकिन शहर में वही पार्किंग का मसला और जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स है वो मसले जून के तू बरकरार है। तो आपके नज़दीक पार्किंग को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उस कंपनी को, या क्या कोताहियाँ हैं जो वो इस मसले से निमट ही नहीं पा रहे? देखिए पार्किंग जो है ये बड़ा अहम एक इशू है पूरे लाहौर के लिए, स्पेशली जो भी अर्बन सेंटर्स होते हैं उनके लिए पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पार्किंग प्रॉपरली ना हो अवेलेबल तो फिर बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक के मसाइल जो है वो जनरेट होते हैं। सो लाहौर में बिल्कुल ये पार्किंग वाला इशू मौजूद है। और एक तो रोड्स आपको पता है, रोड्स हमारी फॉर एग्जाम्पल मॉल रोड अगर हम लेते हैं, मॉल रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन मॉल रोड पे प्रॉपरली कोई ट्रैफिक प्लाजा, इसका पार्किंग का प्लाजा प्रॉपरली नहीं है। अच्छा। इस तरीके से जो बाकी एरियाज है वहाँ पर ये प्लाजाज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है। सो इसको डील करने के लिए अल्टीमेटली हमें पार्किंग प्लाजा की तरफ जाना पड़ेगा। इस पे बड़ी बहस होती रही, सोचते भी रहे कि पार्किंग प्लाजा बनाए जाएं। अभी इसको चाय लिया कि महीना 15-20 दिन पहले एज अ पार्किंग कंपनी का चेयरमैन। सो हमने अब कुछ डिसीजन किए इसकी मीटिंग के अंदर। सबसे पहले एवेल्युएशन की कि इश्यूज क्या हैं। ठीक है। सो कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो लाहौर पार्किंग कंपनी से मुतल्लिक हैं। अच्छा। उसको तो हम टैकल कर रहे हैं। तो उसमें तो हमने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि प्रॉब्ली हम डेड वुड जो है वो उसको हम निकालेंगे कंपनी से, और जो नए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको हम दोबारा रखेंगे। अच्छा। उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी हम जा रही हैं, एक एवेल्यूशन का प्रोसेस भी हो गया। हमने जो मैनेजर HR हैं, GM HR, वो हमने पोस्ट कर ली है। उसके लिए नए GM ऑपरेशंस अभी आ जाएंगे, नए CEO भी रिक्रूट हो रहे हैं। तो प्रॉपर एक रीवैम्पिंग हो रही है कंपनी की बिट सेल्फ मैनेजरियल लेवल के ऊपर। लेकिन उसके जरिए हल कैसे करना है, उसके लिए जो प्लान है वो 2 किस्म के प्लान है। ठीक है। फर्स्ट प्लान ये है कि जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं अभी 205 साइट्स, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाए। उसके लिए हम अभी एक कंसल्टेंट हायर करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हम पूरे इवेल्युएट करके एक प्लान लेके आएंगे, बट जल्दी लेके आएंगे। अच्छा। 1 महीने के अंदर अंदर कि इसका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ किया जाए। रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा पिलफरेज है इस टाइम। जो हमारे पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ पर पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पर पिलफरेज के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं, वहाँ पर पैसे खाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके खिलाफ अब सुपरवाइजर्स हों या वो लोग हों डेली वेजेस के जो वहाँ पर पार्किंग के टिकट्स देते हैं, डुप्लीकेट टिकट्स इशू करते हैं, बार बार टिकट से एक की टिकट को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह क्रैकडाउन करेंगे। अब मैंने फैसला ये किया है कि अगर एक भी ऐसा केस निकला तो सबसे पहले उनका जो असिस्टेंट मैनेजर है वो जिम्मेदार होगा। अच्छा। और सेकेंड टाइम जो है ही वुड बी फायर्ड। अच्छा। उसके बाद कोई दूसरा चांस नहीं है। एंड सेकेंड केस के अंदर उनके जो मैनेजर हैं उनको ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो हमें कुछ इस पे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे और हम लेने जा रहे हैं। सेकंड ये करने जा रहे हैं कि एक तो मैंने उनको टारगेट दिया अगले 4 से 5 महीने के अंदर वैसे एटलीस्ट 4 गुना हमने रेवेन्यू को बढ़ाना है। अच्छा। जो भी रेवेन्यू मौजूद है उसमें पोटेंशियल बिल्कुल है इस चीज़ का। एक दिक्कत अभी ये आई है कोविड की वजह से, क्योंकि जो पार्किंग का जो पोटेंशियल था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर बिजनेसेस कम हुए हैं, ओवरऑल इकॉनमी जो है वो रुकी है, तो वो एक इफेक्ट उसका मौजूद है। लेकिन वो इफेक्ट ऑब्वियसली होने के बाद भी हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, उसका इवेल्युएशन है। उसके लिए मैं अभी सर्वे भी करवा रहा हूँ। हमने जो हमारे जो मैनेजर प्लानिंग है उसके जिम्मे लगाया है कि विद इन 1 वीक हमने उसके एज अ ट्रायल 5 साइट्स दी हैं कि मुझे एग्जैक्ट वहाँ पर बताएं कि वहाँ बेस कितनी है, कितने पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है। तो ये असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ सके। सेकंड जो हम करने जा रहे हैं वो आउटसोर्सिंग की तरफ। हम प्रॉब्ली इन 205 को स्टार्ट के अंदर आउटसोर्स ना करें, लेकिन जो नई साइट्स हैं, 200 करीब नई साइट्स हमने MCL को भेजी हुई अप्रूवल के लिए। वो MCL से अप्रूवल होकर आ जाएंगी। मैं आई विल टेक इट अप विद द कमिश्नर ऑल्सो। तो वो जैसी अप्रूवल होकर आती हैं हम उसको आउटसोर्स मॉडल पे जाने की ट्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, मुझे आप बताइएगा, आप तो फील्ड में जाते हैं तो आपका आवाम से भी
राब्ता होता है, तो उनकी क्या तवक्कुआत हैं और उनकी क्या मुश्किलात हैं पार्किंग के हवाले से, क्या कहती है आवाम हमारी? मुनीबा बहुत शुक्रिया, क्योंकि पार्किंग इज़ अ बिग इशू। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है। डी साहब ने उस वहाँ से शुरू किया जहाँ से पार्किंग कंपनी बनी थी। यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आज दोबारा पार्किंग कंपनी बनी है और 10 साल वो पार्किंग कंपनी क्या करती रही है कुछ नहीं पता। बिल्कुल तकरीबन 2-3-4 माह पहले जो है वो केसेस सामने आए, कोई 7 से 8 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट सामने आई, जिसमें से काफ़ी लोगों के खिलाफ FIRs भी हुई। केस दब गया, बंद हो गया, कहाँ गया नहीं पता कुछ। मगर ये है कि शहर में जो पार्किंग है इसका इतना बड़ा मसला है, क्योंकि ये शहर लाहौर है, ये शेखुपुरा नहीं है, ये ननकाना नहीं है, ये कसूर नहीं है, ये शहर लाहौर है। इसमें ऑरेंज ट्रेन है और इंटरनेशनल ममालिक के लोग जो हैं इसको पसंद करते हैं। सकाफती वर्सा है, यहाँ पे तारीखी इमारतें हैं, इश्यूज़ पे इश्यूज़ हैं शहर में। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शहरी सहूलियात होते थे जिनके पास ये पार्किंग का महकमा होता था, ठीक है। अब उसके बाद वो जवाबदेह होते थे और उसको देखने वाले कौन होते थे? DCO, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन। अब सूरत हाल ये है कि तब के मसाइल अब के मसाइल में ये सिर्फ फ़र्क आया है कि DC लाहौर वैसे भी अगर चेयरमैन ना हो तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं पूरे लाहौर के, ठीक है। पूरे लाहौर में इनके पास पूरी पावर्स हैं। बिल्कुल अब ये कहीं पे भी कुछ भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। देखें शहर लाहौर में आपके किसी बाजार में चले जाएं, इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं पार्किंग वाले। फैमिली साथ हो तो 50 रुपए लेते हैं, अकेला बंदा हो तो 30 रुपए लेते हैं, कोई समझदार हो तो उससे 20 रुपए लेते हैं, ठीक है जी। 10 रुपए मोटरसाइकिल के लेते हैं, 20 रुपए गाड़ी के, इनकी सरकारी फीस है। मगर इनकी सरकारी फीस से इनको भी पता है ज्यादा लिए जाते हैं और टिकट की डबलिंग करते हैं। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फर्ज करें अब माल और पे आ गए, पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, लोगों का रोजगार भी चलना चाहिए, नुकसान भी होता है, सरकारी नुकसान है, रेवेन्यू में नहीं रेवेन्यू हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर अगले में। मगर ये है लोगों को सहूलियात, ये है शहरी सहूलियात जिसमें लोगों को सहूलियात देना पड़ेगी और इनकी बाकायदा लैंड मार्किंग करनी पड़ेगी और कहीं पे भी लैंड मार्किंग नजर नहीं आती। अब ये देख लेते हैं हम ना, अगर गुलबर्ग में चले जाएं तो गुलबर्ग में बड़े बड़े प्लाजा है, बिल्कुल उनकी अपनी पार्किंग भी है, सबकी अपनी अपनी पार्किंग फीस है, हर कोई अब अपना सर्विस लाइन पर आने का मतलब है कि आपने सरकार की जमीन ली, उसके एवज में आपने सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है। 4 करोड़ रुपया मैं कहता हूँ ये कम है। आपके पूरे शहर लाहौर 274 यूनियन काउंसिल नहीं रही, 455 नेबरहुड काउंसिल्स बन गई हैं। आपका पूरे शहर लाहौर 9603 किलोमीटर लंबी गलियों पर मुहित है। यहाँ पर आपके इतने पार्किंग स्टैंड से आपका 10 से 15 करोड़ रुपया महाना आमदन है। अब फर्ज करें 80 लाख रुपया एक पूरे लाहौर में आमदन हो रही है, तो आप जरा बाकी जिला की डिटेल में कर देखें, मुल्तान में कितना हुआ है, पिंडी में कितना हुआ है, ये किस तरह से हम 80 लाख रुपए एक महीने में दे सकते हैं? वहां पे पेंडेमिक नहीं है। मसला ये कह रहा हूँ कि 219 साइट्स हैं कागजात में, 205 चल रही हैं, 200 की नहीं इन्होंने भेज दी है। 1000 आपके शहर लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड किस मद में चल रहा है? हॉस्पिटल है, उसके पास बेसमेंट नहीं है, उसने पार्किंग बेड लगा ली, हाँ वहाँ पे 40 गाड़ियाँ खड़ी हों, हाँ वहाँ पे कोई 50 मोटरसाइकिल खड़े हों, हाँ वहाँ पे वो प्राइवेट पार्किंग कर रहे हो, प्राइवेट प्लॉट लेकर कर रहे हो। अब आप एक हॉस्पिटल में बंदा आगे परेशानी की हालत में जा रहा है, तो उससे अगर आप पैसे लेंगे उससे भी जायद कि जी आप हम ना 4 घंटे बाद डबल चार्ज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ये इस तरह भी होता है। अच्छा, ये इस ऐसे से ट्रिक्स होते हैं कि इनको चेक करने के लिए हमारी मॉनिटरिंग टीमें है ही नहीं। अगर कोई है तो वो 6 से 7 लोग हैं जिनको जब वो जाते हैं तो वो मारते हैं आगे से, क्योंकि वो तो वैसे फील्ड में जाने की आदी नहीं होते। तो ये सारी सूरत हाल, इसके ऊपर मैंने जो हकाइक हैं वो बताने हैं, जो शहरियों की आवाज है इतने परेशान है। इमरान, ये कोविड की ही मुझे बात करनी है क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया और डीसी साहब से लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जाते डीसी साहब, हमने देखा है कि कोविड की सिचुएशन में थोड़ी सी कमी हमने देखी है, लेकिन जो बाजार हैं और मार्केटें दोबारा से खोल दी गई हैं, कारोबार वैसे ही हो रहा है, तो आपको लगता है अब दोबारा से SOPs उसी तरह मॉनिटर किए जाएंगे या उन पे अमल दरामद किया जाएगा लोगों की जानिब से? देखिए, SOPs को मॉनिटर हमने करना है, वो हम भी करेंगे और लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको SOPs का ख्याल रखें। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर। मैं सिर्फ एक बात आपके तवज्जुह से करना चाहता हूँ, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, हम इंशाल्लाह 30 तारीख को एक मेगा इवेंट लॉन्च करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव का। अच्छा, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि वैक्सीनेशन इज द पासपोर्ट टू ओपनिंग अप द इकोनॉमी। बिल्कुल, अगर आपने इकोनॉमी ओपन करनी है तो वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, और हर वैक्सीन अच्छी है, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, सारी वैक्सीन अच्छी हैं, किसी की एफिकेसी कम है, किसी की ज्यादा है। इससे बिल्कुल ना घबराएं, वैक्सीन से वैक्सीन लगवाएं, और जितने भी जिनका जो भी एज स्लॉट है उन सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, फौरी तौर पर लगवाएं।
हम इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज़ इकट्ठे हो रहे हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और हम एक्सपो सेंटर पे ये बहुत बड़ा एक इवेंट करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव का। ठीक है। और 30 तारीख को वो लाइव भी होगा, इस 30 तारीख को। ठीक है। उससे पहले हम बिल्डअप करेंगे पूरे इस प्रोसेस को। मकसद मेरा ये है कि लाहौर इज़ गोइंग टू टेक अ लीड, लाहौर लीड लेने जा रहा है इसको वैक्सीनेशन के ऊपर। मैंने अपनी वैक्सीनेशन इस लाहौर की इंशाल्लाह अगले से 3 से 4 महीने में कंप्लीट करनी है। मैंने अपने लिए टारगेट रखा है, मे भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब तक ये नहीं होगा लाहौर ओपन नहीं होगा। अगर आप वैक्सीनेट कर देंगे सब लोगों को तो लाहौर ओपन होगा। हम इस जो बीमारी है इससे इसी तरह बच सकते हैं। मुदस्सिर राज मलिक साहब डीसी लाहौर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया। और इमरान मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो शहर लाहौर के मसाइल थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनको किस तरह हल किया जा सकता है। डीसी साहब ने हमें तजावीज़ बताई कि वो क्या क्या आगे इसके सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, परसों आपसे मुलाकात होगी। अपना वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारिएगा। जाते जाते आंखों का सागर गाना है वो ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।